हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 3 के वन शॉट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। एग्जाम से पहले आप इनको जरूर करके जाना। इंग्लिश मीडियम की आपकी ये वीडियो होने वाली है। सोल एनसी वेब डी सभी के लिए वीडियो काम की है और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 पे। जो भी पीडीएफ हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। वीडियोस के लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आपको इसको सर्च मारना है। यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज का रिप्लाई दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्कस द मेन सोर्सेस एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आपको मेन सोर्सेस बताने हैं पहले, तो कहाँ से हमें पता चलता है, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो पुराने समय में कुछ पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप हुए इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ दी पुराने पुराने जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे उसमें से एक है। और ये 1500 बीसी से डेवलप होना स्टार्ट हुए और कई सेंचुरीज तक आगे चले। अनलाइक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इट डिड नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी, रिलीजन एंड सोशल ड्यूटी। होता क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पॉलिटिक्स को मोरालिटी, रिलीजन और सोशल ड्यूटी से अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो हमें जस्टिस, मोरल रूल, वेलफेयर, इन सबको जोड़ के फिर हमें कुछ समझाता है। ये जितने भी आइडियाज़ हैं हमारे पुराने पुराने ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में, एपिक्स में, लॉ बुक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो बताते हैं कि हाँ भाई धर्म किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्मा एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट। सबसे मेन एक जो फीचर है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, वो है धर्म। धर्म का मतलब होता है आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी, राइटियसनेस, जस्टिस एंड मॉरल लॉ। यानी कि जितना भी हर इंडिविजुअल, किंग, कॉमन सिटीजन, चाहे कोई भी हो, उसको धर्म का पालन करना है। किंग्स अथॉरिटी वॉज नॉट अनलिमिटेड। जो राजा होगा उसके पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं होंगी, उसको भी धर्म के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अगर कोई रूलर इमोरल बन जाता है, गलत काम करता है, तो उसकी लेजिटिमेसी को वो लॉस्ट कर देगा, यानी कि उसको कोई नहीं मानेगा फिर। सो धर्मा एक मॉरल चेक है, धर्मा का पालन करना ही करना है। रिलीजियस टेक्स्ट हमारे मेन सोर्सेस हैं। अगर आप एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ना चाहते हो तो आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, स्मृति जैसे कि मनुस्मृति, पुराण, ये सब पढ़ो। ये जितने भी टेक्स्ट हैं आपको बताएंगे किंगशिप, ड्यूटीज ऑफ रूलर, लॉ, जस्टिस, सोशल ऑर्डर क्या होता था, राजा को क्या करना है क्या नहीं करना, जस्टिस किसे कहते हैं। सो रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड थे, और जो किंग होता था उसको धर्म का जो है रक्षक माना जाता था और मोरल वैल्यूज़ का। और गवर्नेंस यानी कि राजपाट का काम करना एक सेक्रेट ड्यूटी मानी जाती थी, यानी कि एक पवित्र काम माना जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ, रामायण और महाभारत से भी बहुत कुछ पता चलता है हमें। रामायण महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। रामायण हमें बताता है एक आइडियल रूल कैसा होता है, जैसे राम राज्य कहा गया है, जहाँ राजा रूल करेगा जस्टिस, कंपैशन और ऑनेस्टी के साथ जो राजा होगा। महाभारत हमें बताती है कि स्टेट क्राफ्ट कैसे होता है, डिप्लोमेसी क्या होती है, वॉर, पीस, ये सब चीज़ें आपने महाभारत में देखी होंगी। और ये हमारे पॉलिटिकल थॉट्स के भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारे एपिक्स, ये सारे ग्रंथ हमें पॉलिटिकल लेसन्स देते हैं बहुत सिंपल भाषा में। अगर आप इन्हीं को ही अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप मान के चलो कि आपको बहुत अच्छे से एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट समझ में आ जाएगा। अगर आपने रामायण और महाभारत भी पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर ही इतना सब कुछ ज्ञान है जो कि अपने आप में सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। तो देखो भाई, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो कौटिल्य हैं, ठीक है, अब उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, तो इसको हम समझेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी थी। बहुत सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल किताब है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ये लिखी गई है। और बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है, टैक्सेशन का क्या सिस्टम था इसके बारे में बताती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होता था, आर्मी कैसी थी, एस्पोइनेज क्या सिस्टम होता था उस टाइम पे, गुप्तचर कैसे होते थे, फॉरेन पॉलिसी कैसी होती थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र बुक में देखने को मिलेंगी। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, वो मानते थे कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिक्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वो कहते हैं लोगों के भले के लिए काम करना सबसे बड़ी ड्यूटी है राजा की। सो वो दिखाता है कि यहाँ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट कितना रियलिस्टिक था। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप यहीं से निकल कर आया। एंशिएंट इंडिया में जो राजा होता था ना, उसको हेड ऑफ स्टेट माना जाता था और लोगों का रक्षक। सो इसको मतलब दो ही वॉज बिलीव टू हैव अ डिवाइन सपोर्ट, माना जाता था
कि भाई कि हाँ देवता खुद राजा की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून से ऊपर नहीं था राजा। उसकी मेन ड्यूटी है अपने साम्राज्य की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, जस्टिस करना लोगों के साथ और वेलफेयर का काम करना। एक राजा जो अच्छा होगा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा वो डिसिप्लिन में रहेगा, वो वाइज होगा, ब्रेव होगा और मॉरल बातों पे रहेगा। वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट, इसका मतलब होता है जो हमारा एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट था पुराने ज़माने का, वो हमें क्या बताता है, वो बताता है कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। एक ऐसा साम्राज्य होना चाहिए जो अपने लोगों के अच्छाई को समझे, अपने लोगों के लिए भलाई के काम करे, कुछ ऐसा करे जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की खुशी में ही राज्य की खुशी हो, रूलर की खुशी हो। और जो स्टेट होता था वही रिस्पॉन्सिबल था लोगों की सिक्योरिटी के लिए, जस्टिस के लिए, फूड सप्लाई के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ भी गया तो उस नेचुरल डिजास्टर से कैसे टैकल करना है वो भी स्टेट देखेगा। सो जो रूलर्स होते थे उनको एडवाइस कहा जाता था ऐसा कि हाँ भाई जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उनका बचाने वाला रक्षक रूलर ही होगा। फिर बात आती है लॉ, जस्टिस एंड पनिशमेंट की। तो एंशियंट इंडिया में अगर आप देखोगे कानून, तो कानून के लिए आपको पता है धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी था। कुछ पवित्र टेक्स्ट हैं हमारे, उस टाइम पे कोर्ट भी हुआ करती थी, ठीक है। और जो राजा होता था वो अथॉरिटी का सबसे ऊपर का मामला वही संभालता था। मतलब ये समझ लो जस्टिस का जो भी है वो सबसे टॉप मोस्ट, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी, अब उस टाइम पे राजा होता था हाईएस्ट अथॉरिटी। पनिशमेंट्स दी जाती थी ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई क्राइम ना करे, है ना। पनिशमेंट्स भी होती थी उस ज़माने में। और जस्टिस अगर हो रहा है किसी के साथ तो वो फेयर हो, पार्शियल ना हो, क्विक हो। देरी से जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये ना कि आपने सुना होगा कि जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। सो आइडिया वॉज नॉट रिवेंज बट मोरल करेक्शन एंड सोशल हार्मनी, ये होना चाहिए। और मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी पुराने ज़माने में, देखो जो राजा होता था ना वो मिनिस्टर्स की हेल्प से ही रूल करता था, जितने भी अधिकारी उसके साथ रहते थे। और जो भी मिनिस्टर होता था उस टाइम पे राजा के साथ, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो कितना ऑनेस्ट है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, कितना वो लॉयल रहेगा, ये सब देखते हुए उसको रखा जाता था। सो जब कोई स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करता है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी गवर्नेंस तभी होगी जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। सो डिसीजंस टेकन आफ्टर कंसल्टेशन वर बिलीव टू बी मोर इफेक्टिव एंड जस्ट, यानी कि अगर कंसल्ट करके सभी से फिर डिसीजन लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा साउंड करता है। सोशल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जब आप पढ़ते हो तो उसमें वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम आता है यहाँ पे, यानी कि हर सोशल ग्रुप की अपनी एक ड्यूटी होती है। ब्राह्मण है तो वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, दान दक्षिणा लेंगे और अपना पढ़ाएंगे, उसी में मस्त रहेंगे, पूजा पाठ का काम करेंगे। सो हर किसी को सोशल ये एक अपने अपने बता रखे थे ड्यूटीज़ क्या हैं। सो इससे सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी लेकिन इनक्वालिटी भी थी। होता क्या है, पॉलिटिक्स फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग दैट एवरीवन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, यानी कि जो उस टाइम की पॉलिटिक्स थी वो यही देखती है कि हाँ भाई हर कोई अपना काम सही से कर रहा है या अपना काम सही से नहीं कर रहा है। एथिकल एंड मोरल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो एथिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता था लोगों का। यानी कि अगर कोई राजनीति भी कर रहा है ना तो राजनीति को कोई बुरी या गंदी एक्टिविटी नहीं माना जाता था, राजनीति को एक मोरल एक्टिविटी माना जाता था। यानी कि ये कोई स्ट्रगल फॉर पावर नहीं था कि आप लड़ाई कर रहे हो सत्ता पाने के लिए, ठीक है। राजनीति का ये मतलब तो कतई भी नहीं था उस ज़माने में। राजनीति का मतलब था आप धर्म का काम कर रहे हो। और रूलर्स को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखेंगे, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखेंगे, भ्रष्ट नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी करप्शन नहीं करेंगे और लोगों को मदद करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए खड़े रहेंगे, सेल्फलेसली काम करेंगे लोगों के लिए, ऐसा उनसे एक्सपेक्टेड था। और कुछ मोरल वैल्यूज़ लाइक ट्रूथ यानी कि सच्चाई, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, कंपैशन और जस्टिस, ये माना जाता था अच्छी गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी गवर्नेंस वही है, एक अच्छी सरकार, एक अच्छी राजनीति, आप समझ लो सरकार का काम तभी अच्छा है जब सरकार सच्चाई के लिए खड़ी है, जब उस टाइम पे जो राजा महाराजा हैं वो वॉयलेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, राजा कंपैशनेट है, राजा न्याय करने में विश्वास रखता है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी ना तभी एक अच्छा वो राजा माना जाएगा। तो ये सारे फीचर्स आपके एंशियंट इंडियन और आपके मिडेवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताए। अब हम आगे बढ़ेंगे
तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज द हिंदू सोशल एंड पॉलिटिकल लॉज एज प्रपाउंडेड बाय मनु इन द मनुस्मृति। मनुस्मृति का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करके जाना। तो देखो मनुस्मृति क्या है, ये मनु के लॉज के नाम से भी जानी जाती है। ये वो किताब है जिसके अंदर सारे कानून लिखे हुए हैं, हमारे एंशियंट हिंदू लीगल टेक्स्ट है ये, ठीक है। यानी कि पुराने ज़माने का हिंदुओं का जो कानून होता था वो आपको मनुस्मृति के अंदर देखने को मिलेगा। मनुस्मृति को लिखने का काम 200 BC से लेकर 200 CE तक हुआ था, और इसमें सारे रूल्स हैं, कैसा सोशल ऑर्डर होगा, लॉ एंड गवर्नेंस कैसे होगा, मोरल कंडक्ट क्या होगा, कैसे रहना है, क्या कानून है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना। मनु अपने आप में बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहिए जो कि धर्म पर आधारित हो, वो चाहते थे हर कोई अपना धर्म समझे। सो मनुस्मृति से एक स्टेबिलिटी आई, एक मोरल गाइडेंस लोगों को मिली, हाँ भाई पुराने ज़माने में। लेकिन आज भी मनुस्मृति के कई सारे कानून ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हैं, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल हैं, जो लोग मानते हैं, और अनजस्ट हैं। मनुस्मृति के ही अकॉर्डिंग चांडाल लोगों को, एक कम्युनिटी को अनटचेबल माना गया, जो कि डिबेटेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी को भी अनटचेबल नहीं कह सकते। मनुस्मृति में कुछ इसके स्ट्रेंथ हैं, कुछ इसके वीकनेसेस भी हैं। जैसे सबसे पहले मनुस्मृति धर्म की बात करती है। सो मनु जो थे थिंकर, उन्होंने क्या करा, ऑल सोशल एंड पॉलिटिकल लॉज ऑन धर्म, जितने भी उनके सामाजिक पॉलिटिकल लॉज हैं वो धर्म पर आधारित हैं। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है आपकी मोरालिटी, धर्म का मतलब होता है कि आप जस्टिस से काम करो, धर्म का मतलब है सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। सो मनु का मानना था कि लॉ जो है, कानून जो है, वो बहुत पवित्र चीज़ है और एक डिवाइन चीज़ है, देवताओं की चीज़ है। सो जो राजा है और जो जो जितने भी प्रजा हैं वो धर्म का पालन करे, ये एक्सपेक्टेड है सबसे। अब होता क्या है, मॉरल स्ट्रेंथ तो मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लॉज बना रखे हैं मनुस्मृति में जो अनचेंजेबल थे, यानी कि सोशल प्रोग्रेस के साथ आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते हो, ये तो एक गलत बात है इसमें। फिर इसके बाद मनुस्मृति कास्ट सिस्टम की बात करती है। हमारे इंडिया में वर्णा सिस्टम आपने सुना होगा, मनुस्मृति स्ट्रांगली सपोर्ट करती है वर्ण सिस्टम को, यानी कि जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक सिस्टम चलता है। ब्राह्मण खुद को टॉप पर मानते हैं, क्षत्रिय उसके बाद आते हैं, वैश्य उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं और जो पेस्टोरलिस्ट हैं, और फिर शूद्र आते हैं सबसे लास्ट में, जो आज की डेट में शेड्यूल कास्ट है। सो हर वर्ण का अपना एक काम था। ब्राह्मण है तो उसका काम पढ़ना लिखना होगा, क्षत्रिय है तो वो राजपाट संभालेगा, लड़ाई लड़ेगा, वैश्य है तो अपना ट्रेड करेगा, एग्रीकल्चरल काम करेगा, जानवर पालेगा, शूद्र है तो वो सबको सर्व करेगा, इसको राइट्स नहीं होंगे कुछ भी। अब यहाँ पे मनु का ये मानना था कि ये जो सिस्टम है वर्णा सिस्टम, इससे सोशल हार्मनी और स्टेबिलिटी बनती है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जो लोग क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि ये जो मनुस्मृति का सिस्टम है बहुत रिजिड है, अनइक्वल है, ये भेदभाव है। शूद्रों को आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, उनको प्रॉपर्टी राइट नहीं दे रहे हो, आप उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप भेदभाव को और इनजस्टिस यानी कि अन्याय को लीगल कर रहे हो। आप किताब में लिख के बता रहे हो कि आप भेदभाव करो सभी लोगों से। सो ये तो बहुत ही गलत बात है भाई, ऐसी बात निकल कर आती है जब। सो जैसे कि अनइक्वल लीगल स्टेटस एंड पनिशमेंट्स। सो मनु ने क्या करा, पनिशमेंट दी थी भाई, एक ही क्राइम को अगर कोई ब्राह्मण करेगा तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है, वही क्राइम कोई शूद्र करेगा तो अलग पनिशमेंट है। हायर कास्ट वाले जो होते थे उनको पनिशमेंट कम मिलती थी, लोअर कास्ट वालों को पनिशमेंट ज़्यादा सीवियरली मिलती थी। सो ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल का वॉयलेशन हो गया। आप कानून की नज़र में सबको बराबर समझते ही नहीं हो, ये तो अन्याय है। सो आप कानून को तो ऑपरेशन के टूल की तरह यूज़ कर रहे हो, जस्टिस तो आप किसी के साथ कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है, ये सब बातें आती हैं। फिर इसके बाद हम विमेन का क्या स्टेटस था इसकी बात करते हैं। तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग विमेन की रिस्पेक्ट करो, लेकिन वो विमेन मेल के कंट्रोल्स के अंदर ही रहेंगी, फादर के कंट्रोल में रहेंगी बचपन में, यूथ के टाइम पे हस्बैंड, और बुढ़ापे में लड़के उसके संभालेंगे। तो कहने का मतलब है वो हमेशा एक मेल कंट्रोल में विमेन चलेगी, और विमेन के पास लिमिटेड राइट्स होंगे एजुकेशन, प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंस के। सो मनु ने तो ये सोचा था कि भाई विमेन की प्रोटेक्शन हो जाएगी, लेकिन ऐसे में फ्रीडम और इक्वालिटी का तो वही सब कुछ धज्जियाँ उड़ गई ना। सोशली और पॉलिटिकली आपने उनको सबॉर्डिनेट बना दिया, आपने ज़्यादा ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी का वो कर लिया संकल्प। फिर आता है किंगशिप का कॉन्सेप्ट। सो मनु कहते हैं जो किंग होता है वो धर्म का प्रोटेक्टर है, धर्म का रक्षक है। सोशल ऑर्डर मेंटेन करवाना एक राजा का काम है। सो राजा का रूल जो है उसको वो अपना जस्टली करना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से, और अपने जो भी प्रजा है
उसकी रक्षा करे, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करे, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, इवन राजा भी। सो पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि भाई राजा की एक हाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रखेगा। लेकिन होता क्या है, जो राजा होता था ना वो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता था, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, भेदभाव बहुत ही ज़्यादा था। पनिशमेंट अक्सर लोअर कास्ट वालों को राजा दिलवा देता था, अपर कास्ट वालों को तो पनिशमेंट भी नहीं दिलवाता था। लॉ एंड जस्टिस सिस्टम, तो मनु जो थिंकर हैं वो कहते हैं, डिटेल में रूल्स बताते हैं, कोर्ट के क्या रूल होंगे, जजेस के क्या रूल होंगे, विटनेसेस के क्या रूल होंगे, और इसके अलावा क्या लीगल प्रोसीजर होगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो जस्टिस यानी कि जो न्याय होगा, सीधी सी एक ही बात कही गई कि धर्म पे न्याय होगा भाई, न्याय होगा। अगर कोई धर्म की बात होगी तो वो देखी जाएगी, कस्टम्स और जो हमारे रीति रिवाज हैं। सो है तो सिस्टमेटिक तरीका, लेकिन जो जस्टिस का सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब है, फेयरनेस नहीं है इसके अंदर। सोशल स्टेटस को आप देख रहे हो यार जजमेंट से पहले कि इसका सोशल स्टेटस कैसा है, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक लॉज की बात आती है। मनुस्मृति में कहा गया प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और मनुस्मृति में कानून लिखे गए हैं इनहेरिटेंस के, कि किसी पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति कैसे आगे उसके बच्चों को मिलेगी, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। सो देखो प्रॉपर्टी जो राइट्स थे वो ज़्यादातर जो अपर कास्ट के मैन हैं उनके पास देखने को मिलते हैं। जो शूद्र होते हैं और जो विमेन होती हैं उनके पास बहुत ही कम और बहुत लिमिटेड राइट्स थे, इकोनॉमिक राइट्स बहुत ही कम थे, और कहने का मतलब है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। अब इसके बाद पनिशमेंट की बारी आती है। मनुस्मृति के अंदर पनिशमेंट, जिसको हम दंड भी कहते हैं, उसको बहुत एसेंशियल माना गया है। कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दंड देना बहुत ज़रूरी है। अगर पनिशमेंट का डर होगा तो सोसाइटी कंट्रोल में रहेगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो पनिशमेंट के ऊपर, तो इससे क्या होगा, तो भाई एक हार्श सिस्टम बन जाएगा अथॉरिटेरियन की, हर बात पे पनिशमेंट मिल रही है। सो ऐसे में कोई रिफॉर्म्स की भी बात नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रिलीजियस कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, मनुस्मृति में रिलीजन ज़्यादा भाई डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स को। जो ब्राह्मण हैं वही बड़े बड़े पदों पर हैं, ठीक है, वही लॉ एंड ऑर्डर को और धर्म को समझा रहे हैं। सो इससे ब्राह्मणों का डोमिनेंस बढ़ गया, पॉलिटिकल जो एक न्यूट्रलिटी होती है कि सभी बराबर हैं वो चीज़ नहीं रही। और इसके अलावा जो कानून है वो रिलीजियस बन गया, ना कि रैशनल और डेमोक्रेटिक। आज आप बात करोगे हिंदू पर्सनल लॉ की तो लोग कहेंगे अरे ये तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। सो अब एक लॉ जो है एक रिलीजियस मुद्दा बना दिया कुछ लोगों ने। रिलेवेंस एंड लिमिटेशन इन मॉडर्न टाइम, अब जो मनुस्मृति है वो एंशियंट सोसाइटी में लिखी गई थी ना, और उस टाइम पे मदद भी किया कि भाई यहाँ मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन इसके जो आइडियाज़ हैं वो इनकम्पैटिबल है, उसके आइडियाज़ कंपैटिबल नहीं है। मॉडर्न जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो मॉडर्न वैल्यूज़ लैक करती है, वो मॉडर्न वैल्यूज़ नहीं है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी बातें मनुस्मृति के अंदर नहीं आती हैं। ज़्यादातर जो मनुस्मृति के कानून हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एग्जामिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी यानी कि किंग इन कौटिल्या सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। तो कौटिल्या की सप्तांग थ्योरी भी आपके पेपर में आ सकती है, तो आप इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट इसका ये बनेगा कि सेंट्रल लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी। सो जो स्वामी होता है, जो किंग होता है, वो कोर है, वो ही मेन है ना स्टेट का। सो जैसे हमारा दिल है, दिल ही हमारे बॉडी को अलाइव रखता है, तो एक राजा ही होता है जो किसी भी स्टेट को अलाइव रखता है, उसमें स्टेबिलिटी बनाए रखता है। सो अगर कोई स्वामी वाइज होगा, कॉम्पिटेंट होगा, तो ही वो स्टेट को अच्छे से भाई जो है मतलब चला पाएगा और स्टेट को प्रॉस्परस बना पाएगा। अगर कोई वीक होगा, करप्ट होगा, तो भाई किंगडम का तो हो जाएगा डाउनफॉल, समझ रहे हो। फिर वो किंगडम ज़्यादा चल थोड़ी पाएगा, फिर उस किंगडम का आपका डाउनफॉल होना लगभग तय है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसके अलावा कौटिल्य एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी स्टेट की सक्सेस डिपेंड करती है कि वहाँ का जो राजा है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी स्किल्स कितनी हैं और वो डिसीजन कैसे लेता है, इसी पे डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद रोल मॉडल एंड मॉरल एग्जाम्पल, अब हम इसको समझेंगे। सो जो भी एक स्वामी होगा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे अपनी प्रजा के लिए।
वो खुद ऑनेस्ट रहे, खुद डिसिप्लिन में रहे, खुद कंपैशनेट रहे, खुद फेयर डिसीजंस लेगा, तब तो कुछ काम की बात है, वरना तो भाई वो किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? फिर इसके बाद है व्हेन पीपल सी देयर किंग बिहेविंग इन एन ऑनरेबल वे, जब लोग देखेंगे हमारा राजा कितने अच्छे तरीके से काम करता है, लोगों को जब खुद दिखेगा कि हाँ भाई राजा खुद ये सब कर रहा है, तो जरूर लोग भी उसको अपना रोल मॉडल समझेंगे और जो लोग होंगे वो भी जरूर अच्छे से अच्छा व्यवहार करेंगे। डिसीजन मेकर फॉर स्टेट अफेयर्स। अब यहाँ पे आगे क्या बताया जाता है, जो स्वामी होता है मीन्स जो राजा होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है किंगडम के अंदर। किसी भी साम्राज्य के अंदर जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे वो राजा ही लेगा। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो लॉ से जुड़े हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो पॉलिसीज से जुड़े हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो मिलिट्री और स्ट्रेटजी से जो है रिलेटेड हैं, अलाइंसेस से रिलेटेड हैं, इकॉनमी से रिलेटेड हैं, वो वहाँ का राजा ही लेगा। और जो उसके डिसीजन होंगे उनका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा, और वो डिसीजन जैसा होगा वैसे ही लोगों का जो भला होना है, या वो स्टेट की क्या सिक्योरिटी रहेगी, ओवरऑल वो एडमिनिस्ट्रेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा जैसा डिसीजन कोई भी राजा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राजा है वो डिसाइड करता है कि हाँ भाई मैं अपने एरिया में इरिगेशन का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा बनाऊंगा, तो भाई वहाँ का एरिया का जो है अगर वो सिस्टम अच्छा कर देगा तो वहाँ पे क्या है, बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और प्रोस्पेरस हो जाएगा वो जो पूरा स्टेट होगा। और अगर वो नेगलेक्ट करेगा, इग्नोर करेगा ऐसे इश्यूज को, तो जो स्टेट होगा वो गरीबी से बहुत ज़्यादा जूझेगा, वहाँ पे अनरेस्ट रहेगा, लोग बहुत परेशान रहेंगे। तो राजा जो होता है वो लोगों का प्रोटेक्टर माना जाता है, जो राजा है वो लोगों का रक्षक है। जो सबसे क्रूशियल ड्यूटी है किसी भी स्वामी की, किसी भी राजा की, वो है अपने लोगों की प्रोटेक्शन करना, चाहे इंटरनल थ्रेट हो चाहे एक्सटर्नल थ्रेट हो। इंटरनली उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लोगों को भाई बचाना होगा, जो लोकल लेवल पे क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको फेयर तरीके से रिजॉल्व करवाना एक राजा का ही तो काम है। और एक्सटर्नली कोई बाहर से राजा उस पर अटैक कर देगा, अगर कोई भी भाई अपने किंगडम पे अटैक होता है एनिमी का, दुश्मन का, तो उसको बचाना भी एक स्वामी की ही तो ड्यूटी है। इसका मतलब है कोई भी जो राजा बनेगा सबसे पहले तो उसको डिप्लोमेसी में स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और डिप्लोमेसी इनफ नहीं है अकेली, डिप्लोमेसी के साथ साथ वो बंदा वॉरफेयर के अंदर भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो काम का है, तभी वो सही स्ट्रेटजी बना पाएगा और अपने किंगडम को सेफ रख पाएगा। जब सिक्योर रहेगा सब कुछ, तो स्वामी जो राजा है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा किंगडम में जहाँ लोग पीसफुली रहेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। और जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम भी एक स्वामी का या फिर एक राजा का ही होता है। कैसे? देखो, सप्तांग थ्योरी ये कहती है जो स्वामी होता है ना वो 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं कि भाई जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, जो पूरा का पूरा अपना जनपद है वो सारा कुछ कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, वो उसी का काम है। ठीक है, हर किसी का अपना पर्पस है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो भाई सब बेकार हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो वो फंक्शनिंग ही सही से नहीं हो पाएगी। जैसे मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ इन 6 के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अमात्य यानी कि मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर होगा भाई उसको राजा की गाइडेंस तो चाहिए होगी ना, अपना स्टेट अगर उसको अच्छे से चलाना है तो राजा तो उसको करेगा ना कुछ सजेस्ट करेगा, गाइड करेगा। फिर उसके बाद कोष की बात करें, ट्रेजरी यानी कि जो भी खजाना होगा, भाई स्वामी उस पर नज़र रखे, प्रॉपर बजट बनता रहे, लोगों के लिए सही फंडिंग हो, जो पब्लिक प्रोजेक्ट हैं लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, जो भी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, जो आर्मी के ऊपर पैसा लगाना है, वो तो राजा ही देखेगा। फिर दंड का मतलब होता है आर्मी, यानी कि जो भी आर्मी है वो राजा की तरफ ही तो देखेगी ना, लीडरशिप राजा की ही होती है। कैसी ट्रेनिंग है, कैसी प्लानिंग है, वॉर के टाइम पे क्या करने से बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कौन देखेगा, है ना भाई। और फिर आता है मित्र। मित्र का मतलब होता है अलाइज, यानी कि कोई भी राजा अगर डिप्लोमेटिक स्किल्स में अच्छा होगा तो वो अपने अलाइज बनाएगा और वो अपने पीसफुल रिलेशन रखेगा। और स्ट्रॉन्ग अलाइंस बनाने से फ़ायदा ये होगा, कल को अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर देता है तो आपके पास इतने दोस्त होंगे जो आपको बचा लेंगे।
पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्वामी। अगर कोई राजा है तो एक तो उसको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, वो खुद पढ़ा लिखा हो, खासकर उसको स्टेट क्राफ्ट का ज्ञान हो, इकोनॉमी का ज्ञान हो और एथिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वो करेजियस हो, वो हिम्मत वाला हो, वो ब्रेव होना चाहिए ताकि अपने किंगडम को बचा पाए। वो जस्ट और फेयर हो, यानी कि न्याय का काम करे बहुत अच्छे तरीके के फेयरनेस के साथ, अपने फेवरेटिज्म को पीछे रखे। अपने ये नहीं मेरे दो चार फेवरेट लोग हैं उन्हीं के लिए काम करना है, नो। राजा हमेशा सभी जनता को अच्छे से ट्रीट करे। राजा का कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों की भलाई के लिए राजा केयर करे, जो भी उनके भलाई में हो सकता है वो काम करके दिखाए लोगों को। और डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक राजा को लग्जरी अवॉइड करनी है, ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी है, ना ही ज़्यादा गुस्सा होना है, ना ही ज़्यादा लालची बनना है। तो ये राजा की क्वालिटीज़ उसके अंदर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप ये देख लेंगे तो आप जरूर लिख पाएंगे। कौटिल्य के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर देखने को आपको मिल सकता है अपने पेपर के अंदर। 2 क्वेश्चन नहीं, दूसरा आप करवाऊंगा। कौटिल्य की मंडल थ्योरी समझते हैं अब हम, यानी कि कौटिल्य ने जो अपनी मंडल थ्योरी दी है ना, आज की डेट में उसकी क्या रेलेवेंस है, क्या वो किसी काम की है या वो काम की नहीं है। तो कौटिल्य की जो मंडल थ्योरी है उसको हम की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अगर हम समझें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है। तो भाई यहाँ पे कौटिल्य की मंडल थ्योरी कहती है इमीडिएट नेबर्स एज एनिमीज। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो भी आपके पड़ोसी राज्य होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि आपका बॉर्डर शेयर होता है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो रिसोर्सेज को लेकर, लैंड को लेकर, अपने इन्फ्लुएंस जमाने को लेकर जरूर आपसे कॉम्पीट करेंगे। हो सकता है कि कभी भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है। सेकंड, सर्कल स्टेट्स आर अलाइज। तो यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं कि द स्टेट्स सराउंडिंग एन इमीडिएट एनिमी, जो भी आपके दुश्मन के सराउंडिंग में स्टेट्स हैं आप उनको अपना अलाइज बना सकते हो। क्योंकि होगा क्या, वो अपने दुश्मन का जो है, जो एकदम पड़ोसी है, वो अपने दुश्मन का भी दुश्मन हो सकता है, वो हमारा दोस्त बन सकता है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो इस तरीके से क्या होगा, जो सेकंड लेयर ऑफ द स्टेट्स है वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दो, पाकिस्तान दुश्मन है, अफगानिस्तान दोस्त है हमारा। फ्रेंड एंड फो अलाइंसेस। कौटिल्य यहाँ पर हमें ये कहते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं उनको अलाइंस बनाने चाहिए बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड थ्रेट्स। यानी कि आपको सिर्फ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं देखनी है कि आपका जो इतना क्लोज है तो दोस्त बना लो, नो भाई, आपको देखना है आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा आपको उससे, या उससे खतरा हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी कि आपको, दिस मीन्स अ स्टेट शुड स्ट्रेटेजिकली, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसको अपना दोस्त बनाना है, किसको अपना दोस्त नहीं बनाना, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, बेनिफिट्स, इट्स सिक्योरिटी, क्या हमारी सिक्योरिटी का कोई फ़ायदा है, या और स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन अगेंस्ट एनिमी, हमारे दुश्मनों के खिलाफ क्या हम स्ट्रांग होंगे अगर कोई ऐसा अलाइंस बनाएंगे। इसके अलावा कौटिल्य ने 6 फोल्ड पॉलिसी बताई है हमें, 6 मेथड बताए हैं डिप्लोमेसी के मंडल थ्योरी के अंदर। सबसे पहले वो कहते हैं संधि, यानी कि आप हो सके तो पीसफुल तरीके को अपनाओ, पीस के साथ रहो। फिर आता है विग्रह, विग्रह का मतलब होता है वेजिंग वॉर, वॉर लड़ो। आसन, यानी कि न्यूट्रल रहो। फिर है यान, यानी कि वॉर के लिए प्रिपेयर रहो। समसराय, ठीक है, समसराय यानी कि आप अपना अलाइंस बनाओ, दोस्त बनाओ। फिर है द्वंद्वी भाव, यानी कि डुअल पॉलिसी बनाओ, ठीक है, बी फ्रेंडिंग बोथ साइड्स, दोस्ती करो, ठीक है। ड्यूअल पॉलिसी का आप फॉलो करोगे तो भी आप मतलब ये कर सकते हो। डिप्लोमेसी का बहुत ही खास पॉइंट है ये द्वंद्वी भाव, ठीक है। सो इस तरीके से कौटिल्य ने 6 फोल्ड पॉलिसी अपनी बताई है। अब ये जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी है, क्या आज की डेट में ये रेलेवेंट है, क्या आज की डेट में इस मंडल थ्योरी का कोई काम है? तो भाई बिल्कुल है। आज की डेट में जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं हमारे, बहुत बेकार रिलेशन है उनके साथ में, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो कौटिल्य का जो आइडिया था कि नेबरिंग स्टेट्स आर लाइकली टू बी राइवल्स, वो तो सच हो गया आज की डेट में। कौटिल्य ने इतने 100 साल पहले कहा था कि जो आपका पड़ोसी होगा वही आपका दुश्मन होगा। सो वो तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट अप्लाई होता है विदाउट एनी डाउट। तो यहाँ पे इंडिया ने, आपने देखा होगा, वॉर लड़ी है चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं भाई इन दोनों देशों से ही, ठीक है। अलाइंसेस एंड पार्टनरशिप्स, अगर आप कौटिल्य की अप्रोच को फॉलो करोगे और अगर ऐसे अलाइंस बनाओगे, तो इंडिया ने भी ऐसा किया है।
भाई अपने पड़ोसियों को छोड़कर दूर दूर के दोस्त बनाए हैं इंडिया ने अपने, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जो कि हमारे पड़ोसी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, हम दोनों अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक एरिया में। सो ऐसे में इंडिया ने अपने दोस्त बनाए हैं, अच्छे खासे दोस्त बनाए हैं दूर दूर के। रशिया हमारा दोस्त है, ओके। और फिर आता है डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। जो कौटिल्य ने सिक्स फोल्ड पॉलिसी बताई है ना, उससे क्या होगा कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंडिया की जो अप्रोच है ऑफ इंगेजिंग इन डायलॉग विद राइवल कंट्रीज वाइल स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस, हम अपने बातचीत का तरीका इतना अच्छा रखते हैं अपने राइवल्स के साथ भी, और अपने डिफेंस सिस्टम को हम बहुत मजबूत रखते हैं, और हम इंटरनेशनल अलाइंस भी बनाते हैं, ठीक है, हम दोस्ती भी करते हैं, न्यूट्रल भी रहते हैं, प्रिपेयर भी रहते हैं लड़ाई के लिए। सो ये सारी ही चीज़ें मंडल थ्योरी से ही निकली हुई हैं, जो इंडिया आज की डेट में फॉलो कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मंडल थ्योरी किसी काम की नहीं है। मंडल थ्योरी है भाई इंपॉर्टेंट, तभी आपको यहाँ पे पढ़ाई गई है। अब मंडल थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ चैलेंजेस यहाँ पे सामने निकल कर आए हैं। जैसे मॉडर्न जो आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, वो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस से इन्फ्लुएंस्ड है। हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है किसी ना किसी चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए खासकर। सो जो एनिमी इज़ अ फ्रेंड प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई नहीं होता। जैसे इंडिया और चाइना कितना भी लड़ें, पर दोनों ट्रेड भी करते हैं आपस में। सो आज वो चीज़ें बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक नहीं है कि आपका पड़ोसी पूरा दुश्मन है, कंप्लीट आप बॉयकॉट कर दोगे उसको, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हम सारे आपस में कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है तो कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और भी रीजनल ग्रुप्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, इनको क्यों बनाया गया है? ताकि ये कॉपरेशन को बढ़ावा दें, कॉन्फ्लिक्ट्स को ना होने दें। और ऐसा कौटिल्य के टाइम पे तो नहीं होता था, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे उनके टाइम पे। न्यूक्लियर डेटेरेंस, कौटिल्य के टाइम पे मिलिट्री पावर जो थी ना, वो इसी से देखी जाती थी कि इस पे कितने सैनिक हैं। आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन है, सबके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी है, वॉरफेयर बदल चुकी है। सो आज डायरेक्ट तो आप लड़ाई लड़ नहीं सकते, बहुत डेंजरस है भाई। सामने वाला न्यूक्लियर लेकर बैठा हो, आप उससे डायरेक्ट लड़ने चले जाओ, तो ये भी आज की डेट में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ऐसा होता हो कहीं पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द प्री कौटिल्यन थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू शुक्र नीति। शुक्र नीति से रिलेटेड ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें शुक्र नीति के बारे में क्या बताया जाता है। तो शुक्राचार्य से रिलेटेड शुक्र नीति बताती है जो राजा होता है वो ही अपने लोगों का केयर टेकर है। एक जो अच्छा राजा होता है उसको न्याय करना चाहिए, वो कंपैशनेट रहे, अपने लोगों के भलाई के लिए वो कुछ काम करे। सो ये कहता है कि जो रूलर की मेन ड्यूटी है बेसिकली वो है कि लोगों के वेलबींग के लिए काम करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे, वो एथिकल रहे, लीडरशिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है। देखो, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किंग जो है ना अपनी सिक्योरिटी को मतलब क्या करता है कि द किंग टू प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम, पोटेंशियली लिमिटिंग इंडिविजुअल राइट इन फेवर ऑफ सोशल ऑर्डर, कि लोगों को बचाने के चक्कर में आप लोगों की फ्रीडम को नहीं छीन सकते। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। इसके अलावा जो राजा है उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होने चाहिए, यानी कि वो एक इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, काइंड रहकर, विजडम के साथ काम करे, ठीक है। अ मॉरली अपराइट किंग, अगर कोई मॉरली कोई राजा बहुत अच्छा होगा तो वो लोगों के लिए भी तो एक रोल मॉडल होगा ना, लोगों के लिए भी तो वो राजा एक रोल मॉडल होगा, एक अच्छी चीज़ होगी। अब होता क्या है, दिस गाइडेंस ऑन एथिकल कंडक्ट, क्या भाई एथिकल चीज़ें करनी है, तो इससे क्या होगा, किंग मेंटेन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स, जो उसकी प्रजा है वो किंग के ऊपर भरोसा करेगी, तो एक समाज के अंदर पॉजिटिव एग्जाम्पल जाएगा। पर कुछ इसका क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। इन अ हाईली कॉम्पिटेटिव एंड ऑफन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है,
सो अगर आप ज़्यादा ही आइडियल रहोगे, अपना ज़्यादा ही आइडियलिज्म को फॉलो करोगे तो राजा वीक हो सकता है, ठीक है। खासकर जब टफ और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हो तो आप वहाँ पे आइडियलिज्म को नहीं फॉलो कर सकते। सो शुक्र नीति पता है क्या कहती है, एक स्ट्रॉन्ग किंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर हो, यानी कि अल्टीमेट पावर उसी के पास हो, डिसीजन मेकिंग की पावर उसके पास हो, कानून को कैसे एनफोर्स करवाना है उसकी पावर उसके पास हो। सो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब डिसऑर्डर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। सो अगर स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होगी, राजा के पास पावर ज़्यादा होगी, तो ऐसे में जो पूरा का पूरा स्टेट है वो स्मूथली फंक्शन कर पाएगा, स्मूथली काम कर पाएगा, रेबेलियन होने के चांसेस बहुत कम होंगे, केओस नहीं होगा और लॉज की रिस्पेक्ट होगी, कानून की इज्जत होगी। लेकिन इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है, अगर ज़्यादा ही राजा एब्सोल्यूट होगा तो डिक्टेटर मान लिया जाएगा, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, जस्टिस और कंपैशन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर राजा अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा सो इससे भी लोगों को ऑप्रेस्ड फील हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन लोगों में हो सकता है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। सो शुक्र नीति क्या कहती है, जो भी राजा है वो इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी के लिए काम करे लोगों की, ठीक है, यानी कि वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकता है, वो एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कुछ कर सकता है, कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए वो कुछ कर सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो कुछ कर सकता है। सो अगर आप फोकस करोगे लोगों के वेलफेयर के ऊपर तो आपको पता चलेगा, लोगों को भी लगेगा लोगों की ज़रूरतों को सुना जाता है, तो एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो स्टेबल होगी, जो प्रॉस्पेरस होगी, जहाँ पे सिटीजन्स को भी सिक्योर्ड फील होगा। पर अगर ज़्यादा आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे ध्यान दोगे तो हो सकता है आप ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो जाओ, आप इंडिविजुअल फ्रीडम को इग्नोर कर दो, आप लोगों के कल्चरल डेवलपमेंट को छोड़ दो, आप बस पैसा छापने में लगे रहो, तो दोनों चीज़ें होती हैं। अब शुक्र नीति के अंदर स्टेट क्राफ्ट के बारे में कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। शुक्र नीति क्या कहती है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, आपके मंत्री, जो कि बहुत वाइज और ट्रस्टवर्दी हों, आप उनसे सलाह लो, उनसे गाइडेंस लो। अगर एक एडवाइजरी टीम स्ट्रांग होगी ना तो राजा जो है ना वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, उसको सब चीज़ पता होगी। सो इस अप्रोच से क्या होगा, एक कलेक्टिविटी की फीलिंग आएगी ना कि हाँ भाई किंग जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पीओवीज को सुन रहा है, और भाई यहाँ पे डिसीजन अच्छा होगा, गलत डिसीजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आप एडवाइजर्स पे अगर रिलाई करोगे तो कभी कभी मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे एडवाइजर्स होते हैं कभी कभी वो अपना फ़ायदा देखते हुए भी यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ सजेशंस दे सकते हैं, ऐसा होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा भी एडवाइजर्स पे डिपेंड नहीं रहना। इसके अलावा शुक्र नीति क्या कहती है कि थोड़ा रियलिस्टिक रहो, यानी कि एक राजा जो है उसको स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, रिसोर्सफुल, थोड़ा सा हो सके तो चालाक भी रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने स्टेट को बचाने के लिए थोड़ा चालाक होना। आप जितना भोला बन के रहोगे लोग आपको पागल बना जाएंगे। सो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो किंग भी अडेप्ट कर पाएगा खुद को। आप अच्छे भी रहो, ईमानदार भी रहो, पर एट द सेम टाइम आप चालाक भी रहो, जो आपके स्टेट के लिए सबसे परफेक्ट चीज़ है ना आप वो काम करो। सो इससे क्या होगा कि अगर मतलब एक इसका क्रिटिसिज्म आता है कि अगर स्ट्रेटजी और चतुरता में आप ज़्यादा रहोगे ना तो आप तो टैक्टिक्स से है ना वो रूथलेस थोड़े से हो जाओगे, जो कि आपकी मॉरल इमेज खराब हो सकती है ज़्यादा भी अगर आप थोड़े चंट बनोगे। सो ये हो सकता है यहाँ पे कि भाई थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म में आप ये लिख सकते हो। सो इसमें बैलेंस यूज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप पनिशमेंट भी दो, लोगों को रिवॉर्ड भी दो, ताकि लोगों को लगे उनकी इज्जत हो रही है। आप रिवॉर्ड दो अच्छे बिहेवियर करने वाले को, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको आप पनिशमेंट दो। सो इससे क्या होगा, लोगों को बहुत मोटिवेशन सा मिलेगा और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, क्राइम कम होगा और डिसोबीडियंस के चांसेस कम होंगे, लोग ओबीडियंट रहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आप पनिशमेंट के ऊपर फोकस्ड हो जाते हो तो ये भी गलत है भाई, डर का माहौल हो जाएगा और लोग रिस्पेक्ट से ना करके डर के मारे आपकी इज्जत करेंगे, तो इससे भी एक रिबेलियन हो सकता है, लंबे समय में जाके हो सकता है लोग आपके खिलाफ क्रांति छेड़ दें, ठीक है भाई। इसके बाद आगे बढ़ें, अगर हम तो आगे बढ़ें, डिस्कस कबीर्स व्यूज ऑन सोशल इनइक्वालिटी इन हिज कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो अब मैं आपको कबीर के बारे में बताऊंगा। देखो कबीर कौन है, 15th सेंचुरी के पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने देखा कि जो असमानताएं थी समाज के अंदर, जो समाज बटा हुआ था, सोसाइटी बटी हुई थी, उसके बारे में वो लिखते हैं। वो उस टाइम पे थे जब बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, सोशल स्टेटस को बेस्ड बहुत ज़्यादा डिविजन्स थे। वो कहते हैं ये अन्याय होना बहुत गलत है। और सबसे पहले तो कबीर कहते हैं कास्ट सिस्टम के मैं खिलाफ हूँ, वो अपोज करते हैं।
कबीर ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को, खासकर जो ब्राह्मण खुद को सुपीरियर बताते हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि जो हमारा जन्म होता है वो कभी भी हमारी वर्थ नहीं बता सकता, हमारा कर्म सब कुछ है। कबीर कहते हैं कि जितने भी हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इक्वल हैं, क्योंकि हमें एक ही भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं है भगवान हमारा अलग अलग है। वो कहते हैं कास्ट का तो मैटर हो ही नहीं सकता जब ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट सेम है। भाई जैसी बॉडी ब्राह्मण की वैसी बॉडी शूद्र की, कोई भगवान ने फर्क नहीं किया, तो हम फर्क करने वाले कौन हैं। इसके अलावा ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी को वो क्रिटिसाइज करते हैं। कबीर कहते हैं कि ब्राह्मण सुपीरियर हैं क्योंकि हमारा बर्थ ब्राह्मण के परिवार में हुआ है, हमें ग्रंथों का ज्ञान है, तो वो कबीर उसको कहते हैं कि भाई ये गलत है। वो कहते हैं जो ये रिचुअलिस्टिक प्राइड है, ठीक है, और वो कहते हैं कि जो असली नॉलेज है ना वो तो सेल्फ रियलाइजेशन से आती है, आप अपने आप को जानते हुए नहीं। कास्ट के बारे में रूल्स बना दिए या पवित्र किताबें पढ़ने से कोई महान नहीं होता। कबीर के लिए मोरल कैरेक्टर ज़्यादा जरूरी है, सोशल स्टेटस बाद में आता है या आता ही नहीं है। वो कहते हैं आपका मोरल कैरेक्टर, आप एज एन इंडिविजुअल कैसे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर है रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। कबीर कहते हैं कि जिस भी रिलीजियस धार्मिक रिचुअल का कोई मीनिंग नहीं है, अगर कोई मीनिंगलेस काम है तो वो मत करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वो कहते हैं कि दैट रिचुअल्स ओनली स्ट्रेंथन सोशल डिवीजन। जो ज़्यादा कट्टर रिचुअल्स हैं उससे सिर्फ और सिर्फ असमानता बढ़ती है, इनइक्वालिटी बढ़ती है, डिवीजन बढ़ता है। वो कहते हैं अपने अंदर से मन साफ करो, सिंपल रहो भाई, सिंपलिसिटी के साथ रहो और एक सही रास्ते पर चलो, भगवान की तरफ आप पहुंच जाओगे। सो हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं वो एकता के साथ रहें, उनमें यूनिटी की भावना हो। और कबीर कहते हैं कि देखो रिलीजियस डिवीजन तो नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिमों को कभी भी बटकर नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं कि आप जो है भगवान को क्या करते हो, है तो भगवान एक ही, लेकिन नाम अलग है, पूजा पद्धति अलग है। सो अगर आप दोनों रिलीजन को, मतलब कबीर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों गलत हो, ठीक है, वो कह रहे हैं आप दोनों एक रहो यार, यूनिटी के साथ रहो, ऐसा उनका मानना है। इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कबीर कहते हैं जितने भी इंसान हैं वो सब हम इक्वल हैं भगवान की नज़र में, कोई भेदभाव को वो नहीं मानते। कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, पैसे को लेकर और आप क्या काम करते हो, लोग इसको लेकर भी भेदभाव कर देते थे पहले के समय में। सो उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो भी वो बताते हैं, वो कहते हैं भाई सारे लोग भाईचारे के साथ रहो, कंपैशन केयर दिखाओ एक दूसरे के लिए। सोशल एक रेवोल्यूशन वो चाहते थे, क्रांति, एक बदलाव लाना चाहते थे अपने समाज के अंदर। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर वो कहते हैं, कबीर कहते हैं कि आप लालच में मत रहो, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो, गरीबों का शोषण मत करो। वो कहते हैं कि जो आम लोग हैं, चाहे कोई बुनकर है, वीवर है, फार्मर है, लेबरर है, वो उनके प्रति बहुत सपोर्टिव थे। वो कहते हैं कि जो ऑनेस्ट लेबर और सिंपल लिविंग है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप गलत तरीके से हिपोक्रेट होकर आप पैसा कमा रहे हो, इससे बढ़िया है थोड़ा कम कमा लो पर मेहनत की कमाओ। सोशल हिपोक्रेसी। कबीर कहते हैं जो लोग खुद को प्रीस्ट समझते हैं, रिलीजियस लीडर समझते हैं, जो मॉरलिटी की बातें करते हैं, खुद गलत काम करते हैं, सेल्फिश। वो कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी चलती है क्योंकि लोग फॉलो करते हैं गलत कस्टम्स को। कबीर कहते हैं जो सच है ना उसको फॉलो करो, ठीक है। अब जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर कबीर क्या कहते हैं। सो यहाँ पे विमेन राइट्स को लेकर कबीर ने स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, पर जो भी उन्होंने लिखा है वो स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि विमेन बहुत इन्फीरियर हैं और वो मतलब ऐसा जो आइडिया चलता है वो गलत है। वो कहते हैं मैन विमेन दोनों स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल सकते हैं, कोई इन्फीरियर कोई सुपीरियर नहीं होता, ठीक है। और वो कहते हैं लस्ट और ईगो ये क्या है, ये गलत है, दोनों को इससे दूर रहना है। सिंपल लैंग्वेज फॉर द कॉमन पीपल। कबीर कहते हैं भाई देखो मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके समझा दूंगा, हिंदी को मिक्स कर दूंगा लोकल आपकी बोली में, आप मेरी बात समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे संस्कृत और पर्शियन आपको ना आती हो पर मेरी बात समझ में डायरेक्ट आ जाएगी। इससे होगा क्या कि कबीर के जितने भी आइडियाज़ हैं ना वो आम से आम लोगों तक भी एक्सेसिबल होंगे, आम लोग भी उसको समझ पाएंगे। और जो नॉलेज को लेकर कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, जो हमें जी इसकी नॉलेज है उसकी नॉलेज है भाषा की, वो कहते हैं भाषा एक बैरियर नहीं होना चाहिए, भाषा आपको ज्ञान मिलना चाहिए चाहे किसी भी भाषा का मिले। सोशल रिफॉर्म थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सो कबीर कहते हैं कि एक अच्छा सामाजिक बदलाव कब होगा, जब आप इनर अपने अंदर से स्पिरिचुअल बनोगे, खुद को अंदर से बदलोगे, अपनी ईगो को दूर करो, अपने अंदर जो नफरत है उसको दूर करो, इग्नोरेंस को दूर करो, सोसाइटी को इक्वल आप देखो, तभी आप एक पीसफुल सोसाइटी में रह पाओगे। आप मॉरल बनो, थोड़ा सा पॉलिटिकल, ज़्यादा राजनीतिक मत बनो, वॉयलेंट मत बनो। ऐसा कबीर का मानना था, ऐसा कबीर का कहना था। अब यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बासवन्ना टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेसी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम बासवन्ना के बारे में बात करेंगे कि बासवन्ना कौन थे, बासवन्ना ने अपने क्या आइडियाज़ बताए हैं। तो बासवन्ना 12th सेंचुरी में थे। आपने अगर क्लास 12th में हिस्ट्री पढ़ी है मुझसे तो मैंने ये वहाँ पर भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाले चैप्टर में भी इनके बारे में पढ़ा रखा है। बासवन्ना बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे भाई। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स करवाए थे। सबसे पहले जो ब्राह्मणिकल जो एक सुपीरियोरिटी होती थी उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई, जो कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे और कर्नाटक के एक स्टेट्समैन थे। वो ऐसे समय में जी रहे थे जब इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन रिचुअल्स में बटी हुई थी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। सो बासवन्ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, वो तो भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके थे इन द कोर्ट ऑफ किंग बिज्जाल ऑफ कल्याण। कल्याण के राजा बिज्जाल के दरबार में ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके थे, अधिकारी। सो इनके जो भी आइडियाज़ थे, इनके जो भी एक्शंस थे, जो भी इन्होंने बताया है, एथिकल चीज़ें बताई हैं, कुछ सोशल इक्वालिटी की बातें करी हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप अगर पुराने समय के पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ना चाहते हो तो भाई उसके लिए आप बासवन्ना को भी पढ़ सकते हो। जैसे बासवन्ना ने सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या बोला है, देखो बासवन्ना जिस टाइम पे जी रहे थे उस टाइम पे हमारा समाज बहुत ही फ्यूडल था, यानी कि कास्ट की हायरार्की थी भाई, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम चलता था और ब्राह्मणों की अथॉरिटी थी। तो पॉलिटिकल पावर ज़्यादातर सेंट्रलाइज थी, बड़े लोगों के पास थी, आम लोगों के पास कोई गवर्नेंस में ज़्यादा आवाज़ होती नहीं थी। बासवन्ना ने सिस्टम को चैलेंज किया। वो कहते हैं इक्वलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन हमें भी मिलना चाहिए, जिनको आप लोअर कास्ट समझ रहे हो, न्याय होना चाहिए। उनके जो आइडियाज़ थे ना वो रेवोल्यूशनरी थे अपने टाइम के हिसाब से। वो जिस टाइम में ये सब बातें कर रहे थे ना उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत एडवांस बातें कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल डेमोक्रेसी, बासवन्ना कहते हैं कास्ट सिस्टम बहुत ही गलत चीज़ है। वो मानते हैं जितने भी इंसान होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, चाहे किसी का बर्थ कहीं भी हुआ हो, कास्ट कुछ भी हो, ऑक्यूपेशन कुछ भी हो। इनका एक प्रिंसिपल है कायक, यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर वाले लोगों की भी आप इज्जत करो। वो कहते हैं कि भाई देखो सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए जहाँ लोग अपना डिग्निटी के साथ जिएं, लोगों को एक इक्वलिटी का वो होना चाहिए ना कि भाई हमें भी बराबर समझा जा रहा है। ऐसा ना हो कुछ लोगों को ही, चंद लोगों को आप सबसे ऊपर मानो। अनुभव मंटप, अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सो बासवन्ना ने अनुभव मंटप नाम से एक डेमोक्रेटिक असेंबली बनाई थी जो बहुत पुरानी थी अपने समय में। हर कास्ट के लोग, हर जेंडर के लोग इसमें आ सकते थे। यहाँ पे डिस्कशंस होती थी, यहाँ पे डिबेट्स होती थी अनुभव मंटप के अंदर, और जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाते थे प्रॉपर रीजनिंग होती थी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे तर्क वितर्क होता था, एक्सपीरियंस वहाँ पे डिस्कस किए जाते थे, कंसेंसस यानी कि सभी की बात सुन के उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाता था आगे। सो ये जो अनुभव मंटप है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का ये एक रिफ्लेक्शन है जहाँ लोगों की आवाज़ को रखा जाता था, कुछ भी स्पिरिचुअल मैटर हो जाए या कुछ भी ऐसा। रोल ऑफ डायलॉग एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो बासवन्ना कहते हैं देखो फ्रीडम ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है, हम अपनी बातों को रख पाएँ। तो जो अनुभव मंटप होता था वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो आते थे वो अपनी बात को बिना डरे रख पाते थे। यानी कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या डेलिब्रेटिव डिसीजन मेकिंग है, वो यहीं से निकल कर आती हैं, यहीं से मिलती जुलती हैं। व्यूज़ ऑन स्टेट एंड गवर्नेंस, बासवन्ना का मानना था कि जो स्टेट है उसको एथिकल रहना चाहिए, उसको जस्ट रहना चाहिए, यानी कि वो न्याय करे, जो भी सरकार है अपने लोगों के भलाई के लिए काम करे, लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। वो कहते हैं जो रूलर्स होते हैं ना वो मोरालिटी के साथ काम करें, वो कंपैशनेट रहें, और जो स्टेट है वो गरीब लोग, जो वीक लोग हैं बेचारे, उनको मतलब न्याय दे, जस्टिस दे। सोशल हार्मनी, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें, कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस किसी को ना दी जाएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या बोला, वो राजा बिज्जाल के मिनिस्टर थे। सो बासवन्ना ने क्या कुछ रिफॉर्म्स करे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो ऑनेस्टली करो, ठीक है, सिंपल तरीके से आप चलाओ, और जो भी करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, अपोज करो, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, लोगों और गरीबों का भला हो, खासकर जो वर्किंग क्लास है उसका भला हो। सो उनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोगों की सेवा करें ना कि उनको ऑप्रेस करें। तो जो उनका आइडिया है ये दिखाता है कि हाँ भाई गवर्नेंस के बारे में वो कितने अच्छी अच्छी बातें हमें बता के गए थे अपने टाइम की। सेपरेशन ऑफ रिचुअल रिलीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन,
अब यहाँ पे बासवन्ना क्या कहते हैं कि रिचुअलिज्म जो है और जो बड़े बड़े प्रीस्ट लोगों का डोमिनेंस है वो नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार है उसको कोई भी बड़ा प्रीस्ट मौलवी वगैरह कंट्रोल ना करे, यानी कि एक रैशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जहाँ सभी रिलीजन को आप साथ लेके चलो, कोई रिलीजियस भेदभाव सरकार को स्पेशली नहीं करना चाहिए। यहीं से आपका सेक्युलरिज्म निकल गया। एम्फेसिस ऑन मॉरल लीडरशिप, बासवन्ना कहते हैं जो रूलर्स होते हैं ना और जो अधिकारी होते हैं उनका कैरेक्टर मॉरल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पावर तो है पर आप में एथिक्स नहीं है तो वो बेकार है, आप अन्याय करोगे। सो यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटी अगर आपके पास है, लोगों ने आपको पावर दी है, तो आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी समझो, ये सबसे मेन फीचर है। फिर वीमेन की पार्टिसिपेशन के बारे में वो क्या कहते हैं, आप इसको ध्यान से सुनेगा। बासवन्ना कहते हैं जो विमेन है सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ में उनको भी शामिल करो। कुछ विमेन संत है जैसे अक्का महादेवी है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट किया गया। ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे अनुभव मंडप के, वो क्या है कि भाई वहाँ पे मेंबर भी थी। सो ये दिखाता है कि पहले के समय में जेंडर इक्वालिटी के लिए कितने लोग थे जो आवाज़ उठा रहे थे। फिर है रेलेवेंस टू मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज की डेट में बासवन्ना ने जो भी बोला था वो कितना रेलेवेंट है। देखो बासवन्ना के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि इक्वलिटी और डिग्निटी जो आम लोग हैं, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि जब आप इक्वलिटी पे ध्यान दोगे, पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेटरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को दिखाते हैं। फिर है एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन जितना ज़्यादा एथिकल होगा, अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से काम चलेगा। सो उनका विज़न यही था कि भाई इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा आप देखते हो हमारे वैल्यूज़ हैं। तो वीडियो को अगर आपने पसंद किया लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।